मोहन यादव जी, मनोज यादव जी अब कहीं ना कहीं समीकरण में कुछ ना कुछ फेरबदल तो करने पड़ेंगे। और फेरबदल क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं बताना चाहती हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या मैसेज डाला है आज इन डिसीजन से श्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर बीजेपी ओबीसी वोट शेयर में 2009 में बीजेपी 22% पाती थी उत्तर प्रदेश में, वहां कांग्रेस 24% पाती थी और क्षेत्रीय पार्टियां 54%। 2014 में हमने देखा ये सब बदला और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज गया। और यादव वोट जो आपकी तरफ जाते हैं, यादव वोट 2019 में विपक्ष को 55% मिले, एनडीए को 21%, और जो कोयरी कुर्मी वोट है वो 7% और 70%। ये मैं आपको बिहार की बात बता रही हूं। ओबीसी जातियों में विपक्ष को 9%, बाकी 76%। यानी बिहार में यादव के अलावा सारे ओबीसी वोट लगभग बीजेपी उसमें ज्यादा शेयर लेती थी। और उत्तर प्रदेश में यादव सपा बसपा को 60%, बीजेपी को 23% जाते थे 2019 में। कोयरी कुर्मी सपा बसपा को 14%, बीजेपी को 80%, और दूसरी ओबीसी जातियां सपा बसपा को 18%, बीजेपी को 72%। अब बाकी ओबीसी कास्ट बीजे की तरफ, यादव भी कुछ इस तरफ अगर आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ समीकरण बदलेंगे नहीं? बिल्कुल नविका जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और जो डेटा आपने सुनाया ये 5वीं डिबेट है, लगभग हर चैनल ने यही डेटा मुझको सुनाया। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी आईटी सेल का ही डेटा है क्या। खैर, आपने जो तथ्य रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं, क्योंकि 5 डिबेट में अगर यही डेटा सुनने को मिला तो बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूं, नहीं आप मुझ पर नहीं आप मुझ पर व्यंग कसे, तंज कसे, आपकी अपनी अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कोट कर देती हूं, CSDS डेटा है जो कास्ट का ब्रेकअप देता है, अन्य कोई डेटा इतना डिपेंडेबल नहीं है। तो मैं कोट कर दूं कि मैं कोट कर रही हूं CSDS का डेटा। CSDS वो संस्था जिससे योगेंद्र यादव जी जुड़े रहे हैं। जी जी, कम से कम 50 सेकंड में तो मुझे लगातार बोलने दिया जाता है, इसमें तो कम नहीं, सिर्फ क्योंकि आपने क्वेश्चन किया आईटी सेल, आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये डेटा आईटी सेल का है, तो मुझे सोर्स रखना पड़ा। मैं आपको 60 सेकंड पूरे अनइंटरप्टेड दूंगी, सिर्फ सोर्स बता। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुलाम के 3 पत्ते फेंके हैं। गुलाम यानी कलरफुल जो ताश की गड्डी में होते हैं, और गुलाम के 3 पत्ते सिमिलर होते हैं। गुलाम के तीनों बेगम, उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो खैर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रही है बीजेपी। आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अलायंस के पास बादशाह के 3 ऐसे पत्ते हैं जो आने वाले समय में हम खोलेंगे। और जिस इक्वेशन की बात बीजेपी करना चाहती है, बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम सारी मीडिया कर रही है, उस इक्वेशन को इसलिए बीजेपी इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ रही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को पता है कि इंडिया अलायंस के हुक्म के या जो भी पान का या चिड़ी का जो भी बादशाह का पत्ता है, वो जब पड़ेगा तो बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो शायद मेरे ख्याल से भरभरा के गिर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने पहले ही गुलाम के 3 पत्तों की चाल चल दी है। अब आता हूं मोहन यादव पे, जिसपे सुबह से बड़ा शोर है, कल से शोर है। मोहन यादव जी क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? यादवों के लिए लड़ाई लड़ेंगे क्या, या पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? जैसे 18 साल से ये लड़ रहे थे साहब, ये भी तो बैकवर्ड थे, देश के प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड है। नविका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और दर्शकों से शेयर कर रहा हूं आपसे भी। क्या बीजेपी कोई 3 काम बता सकती है बैकवर्ड के लिए, जिसने अब तक इतने मुख्यमंत्री और देश का पहला बैकवर्ड प्रधानमंत्री, जो मतलब कथनानुसार स्वघोषित, वैसे तो हुए हैं 2-3 प्रधानमंत्री, लेकिन जिसने कहा और बैकवर्ड के लिए 3 बड़े अमूल चूल काम कर दिए हों?
हम तो चाहते हैं राज्यसभा सांसद महोदय त्रिवेदी जी इस कामों को बताएंगे और मैं सुनना चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। एक सिंगल जो ये बैकवर्ड वाला ये बना दिया आयोग, जिसको मैं विकलांग आयोग कहता हूं, पिछड़ों का विकलांग आयोग, क्योंकि आज तक उस आयोग ने भी पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी कौन सा काम किया? और तो भर भर के मिल रहा है। सवाल आपने सटीक पूछा है, जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन उससे पहले मैं इतना बता दूं, पता नहीं है आप चुनाव का जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पत्तों की अगर आपने बात की, आप बादशाह निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुलाम, पर आप शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है, और वो हुक्म का इक्का कौन है? क्योंकि आपकी गिनती तो बादशाहों पे रुक गई, हुक्म का इक्का कौन होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी आप बता दें। देखिए, बिल्कुल मैं मनोज यादव जी की बात का रिवर्स में होता हूं। इन्होंने 3 काम कहा। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा, नीट की परीक्षा जिसमें एमबीबीएस और उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। तीसरा, आज के समय में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री यदि किसी एक केंद्र की सरकार में हैं तो वो मोदी जी की सरकार में है। ये 3 काम तो आपको बता दिए, और आपने जो गुलाम और बादशाह की बात कही, मैं आपकी बात का पूरा इस्तकबाल करता हूं। हां, हम गुलाम हैं किसके? मैं तुलसी की वह पंक्ति बोलता हूं जो तुलसीदास जी ने अपने लिए बोली थी, राम बोला नाम है गुलाम राम साही को। हम बिल्कुल राम के गुलाम हैं। मनोज यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोहन यादव जी ने कहा, बिल्कुल साहब महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल के गुलाम हैं। आपके लिए वो एक बहुत बड़े प्रश्न बन गए हैं, सवाल बन गए हैं, वो एक अलग बात है। बादशाह आपने बहुत अच्छा बोला, आपके यहां तो साहब बादशाही है। बादशाह के परिवार के बाहर किसी को कोई सत्ता में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि मोहन यादव जी हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं। पहले थे बाबूलाल गौड़ जी और दूसरे हैं ये। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई जरा अपने बादशाही परिवार के बाहर का एक यादव बता दें जिसको कभी मुख्यमंत्री बनाया हो, या जो बिहार में है वो जो गरीब गुरबा की परिवार की राजनीति का दावा करने वाला बिहार का सबसे अमीरो अजीम परिवार है, उसके परिवार का बाहर का एक व्यक्ति बता दें। जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो बिहार में मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, फिनिश। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई, फिर उनके दूसरे भाई, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिनिश। सही है सर, हम भगवान के गुलाम, जनता के गुलाम, और आप बादशाही, और कौन से शहंशाह आलम वाली बादशाही जिसमें आउटसाइड परिवार नो एंट्री।